गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार नमस्कारम। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज योर मेंटर कार्तिक गुप्ता। आई होप सो कि ऑल ऑफ यू आर वेल एंड डूइंग वेल। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। हम सेशन को कर लेते हैं स्टार्ट। सो ऑल ऑफ यू आर रेडी? सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड वी आर गोइंग टू टीच यू फिगर्स ऑफ स्पीच। हम यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच को हम डिस्कस करने वाले हैं। In this session, we will discuss figures of speech. The more examples, more concepts की छप जाएंगे। ओके तो आज वाली क्लास में हम थ्योरी पढ़ेंगे, देन कल वाली क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे। और एक अनाउंसमेंट भी है जो मैं आपको अभी इनिशियली लेवल पर कर देना चाहता हूँ कि एक क्लास जो है वो अब 3 दिन हुआ करेगी, मंडे, वेनेसडे एंड फ्राइडे। ओके MWF में एक क्लास हुआ करेगी मंडे, वेनेसडे एंड फ्राइडे। ये सेशन आपका रेगुलर चलेगा। ओके बाकी आप इस सेशन में बाकी TTS वाले दिन में आप बिहार एस्टेट और BPSC में कुछ आपके इंपॉर्टेंट सिलेबस हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उनको आप कॉमन रहेंगे जो आप उनको पढ़ सकते हैं। ओके अब जो मेरी क्लासेस हैं रात 9 बजे चयन परीक्षा को लेकर भी स्टार्ट हो रही हैं। ओके तो आपके लिए इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ओके क्योंकि अब हम बहुत बहुत सीरियसली और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, मतलब एक एक दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डन, चलिए तो स्टार्ट करें सेशन को। गुड इवनिंग रजनी, गुड इवनिंग सिंह, ओके गुड इवनिंग अरुणा, गुड इवनिंग रोमियो। ओके अब बिहार एस्टेट फेज 2 का फॉर्म कब तक आ सकता है प्लीज? एमबी ग्रेड का मेंस भी पढ़ाई है सर। हाँ अब मैंने कह तो दिया कि हम मेंस की जो मेरी क्लासेस हैं वो चयन परीक्षा के लिए भी चलेंगी, ठीक है। और बिहार को लेकर एस्टेट का बैच मंडे को अनाउंस हो जाएगा, बिहार को मंडे को बैच भी आ जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट सीरियस एस्पेरेंट हैं जो बिहार वाले हैं तो बैच में भी इनरोल कर पाएंगे। एमपीटेट वर्ग एक पात्रता परीक्षा का भी जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, ग्रामर वोकेबलरी कंप्लीट ऑन सीरियस नोट पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी है, ठीक है। तो उनके लिए तो कुछ बड़ा सरप्राइज है मेरे पास। तो चलिए तो वो जब भी आएगा तब हम बात करेंगे, अभी 1-2 सप्ताह और लग जाएंगे जब तक हम अपनी क्लास चलते हैं। ओके चलिए बिहार एस्टेट फेज 2 बिल्कुल बिल्कुल चलें। आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, अगेन वेलकम बैक टू कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और थंबनेल देख लिया होगा, बहुत प्यारा सा थंबनेल मैंने आप लोगों के लिए बनवाया है। इंग्लिश फिगर्स ऑफ स्पीच एक क्लास में सब खत्म, ठीक है, एक क्लास में सब खत्म। गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक कोट के साथ। कोट आज मेरे अकॉर्डिंग रहेगा, कहते हैं होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, अनएक्सपेक्टेड बाय एनीथिंग इन बिटवीन। इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश में कोट होना चाहिए। कहते हैं उम्मीदें हमेशा अच्छे की करो, तैयारी हमेशा बुरे की करो, जो कुछ भी होगा अनएक्सपेक्टेड वो इन्हीं के बीच में होगा। तो या तो वो अच्छा होगा तो भी अच्छे के बीच में होगा, बुरा होगा तो इसी के बीच में होगा। तो इसलिए कहते हैं होप फॉर द बेस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, अनएक्सपेक्टेड बाय एनीथिंग इन बिटवीन। ओके चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। एंड यहाँ पर इस क्लास का जो टाइमिंग है वो है 9 PM। 9 PM पर ये क्लासेस डेली बेसिस पर चलती है। तो आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं वो 9 PM पर इस सेशन में आया करें। ओके ये सेशन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो सिर्फ एमपी टेट वाले हैं। एमपी टेट वर्ग 1, वर्ग 2 और बिहार एस्टेट टेट ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके क्योंकि फिगर्स ऑफ स्पीच हर एक एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करें सेशन को। आओ स्टार्ट कर लें। सबसे पहले आपके सामने एक लाइन आ जाती है सर, फिगर्स ऑफ स्पीच। क्या आती है सर? फिगर्स ऑफ स्पीच। सर व्हाट डू यू मीन बाय फिगर्स ऑफ स्पीच? अब बड़े ध्यान से समझिएगा। कहते हैं कि पुट असाइड योर नोटबुक। ओके चलिए पुट योर पेन असाइड, पुट योर नोटबुक असाइड, पुट योर पेन असाइड एंड कीप योर फोन इन फ्रंट। ओके अपना सामने फोन रखें। और बहुत सुनने की चीज है, यदि आप द मोर यू लिसन द मोर यू लर्न, जितना ज्यादा सुन पाएंगे उतना ज्यादा आप सीख पाएंगे। गुड इवनिंग कंचन, गुड इवनिंग शिवांश। ओके
तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट इस सेशन में हैं, यदि तुम पढ़ने के लिए आए हो तो सेशन में लाइव बने रहो, अदरवाइज सिर्फ टाइम पास के लिए सेशन नहीं होता। यहाँ पर कोई शेर शायरी मुशायरे नहीं होने वाले। यहाँ इस सेशन में थ्रू आउट द 1 आवर सिर्फ पढ़ाई होने वाली है, क्योंकि एक बहुत सीरियस टॉपिक को हम लेकर आए हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच। यदि फिगर्स ऑफ स्पीच को आपने समझा, इफ यू अंडरस्टैंड द फिगर ऑफ स्पीच, यदि आप फिगर्स ऑफ स्पीच को समझ जाओगे तो यू कैन इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ एनी पोम। आप किसी भी पोम की मीनिंग को इंटरप्रेट कर सकते हैं। जो इंटरप्रिटेशन का काम है वो सिर्फ और सिर्फ फिगर्स ऑफ स्पीच से ही चलता है। आपने लिंक सेंड नहीं की सर टेलीग्राम पे। अब देखो मेरी आदत नहीं, जिसको पढ़ना होता है वो आ ही जाता है। रोमियो प्लीज बिहार एस्टेट को लेकर सिर्फ अभी फिलहाल फिगर्स ऑफ स्पीच को पढ़ो, ये एग्जाम में तुम्हारे आते ही आते हैं। ओके, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखोगे तो फिगर्स ऑफ स्पीच भर भर के पूछे गए हैं, पेपर मेंस में भी और एस्टेट में भी। तो चाहे वो पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 की बात करें, और आजकल जो पैटर्न है बहुत अनएक्सपेक्टेड है, पता लगे 100 के 100 क्वेश्चन लिटरेचर के हों। तो होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, अनएक्सपेक्टेड बाय एनीथिंग इन बिटवीन। ओके, याद रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। अच्छा सर ये फिगर्स ऑफ स्पीच है क्या? सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताएंगे कि सर व्हाट इज द फिगर्स ऑफ स्पीच। ये फिगर्स ऑफ स्पीच है क्या? व्हाट इज द फिगर्स ऑफ स्पीच? देखते हैं कौन कौन बता पा रहा है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच की यदि हम बात कर लेते हैं, सर अलंकार, यस इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। हिंदी में फिगर्स ऑफ स्पीच को अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हीं को हिंदी में अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? अलंकार कहा जाता है। ओके, हिंदी में फिगर्स ऑफ स्पीच को अलंकार कहते हैं। ओके, आओ चलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच को सीखने। अलंकार, अलंकार का मतलब है क्या? आपको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सब पता लगता जाएगा। सर अलंकार होते हैं, वेरी गुड रोमियो, वेरी गुड। सिमली, मेटाफर और एलिट्रेशन, कॉजोनेंस, एजोनेंस, हाइपरबोल, है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक एक करके डेफिनेशन को समझना होगा। फिगर्स ऑफ स्पीच इज लाइक ऑर्नामेंट्स। फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो एक आभूषणों की तरह होते हैं। सर आभूषण क्या इन्हें स्त्रियां पहनती हैं? नहीं, स्त्री यदि हम बात करें तो लिटरेचर में जो स्त्री का रूप है वो पोअम ने ले रखा है, तो इन्हें पोअम धारण करती हैं। सर क्यों? क्योंकि यदि एक स्त्री बिना आभूषणों के हो तो सुंदर तो वो तब भी है, लेकिन यदि उसे और इफ शी वेयर ऑर्नामेंट्स, यदि वो ऑर्नामेंट्स को पहन ले तो मुझे लगता है वो शी लुक्स मोर ब्यूटीफुल, ज्यादा ब्यूटीफुल दिखेगी। ये सुनो, इसलिए जो हम बात कर रहे हैं जो आपके फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच इज लाइक ऑर्नामेंट्स, ये ऑर्नामेंट्स की तरह होते हैं। इट्स लाइक अ आभूषण, ये आभूषण की तरह है। ओके, इट्स लाइक अ आभूषण। सर इन्हें स्त्रियां नहीं पहनती, स्त्रियों के संदर्भ में पोम यूज की जाती है लिटरेचर में, कविताएं जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें कविताएं कहते हैं। तो कविताएं बिना फिगर्स ऑफ स्पीच के नहीं लिखी जाती। थोड़ा सा रिथमेटिकल, ऐसा क्यों किया जाता है? जैसे कि आप गाना जब सुनते हैं कि चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, तो इसका मतलब समझ रहे हो तुम? तो इसका मतलब है कि चांद सा रोशन चेहरा कहने को तो पोएट ये भी कह सकता था बड़ी खूबसूरत हो, वो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन बड़ी खूबसूरत को कहने के लिए उसने क्या कहा? चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा। तो मतलब कह सकता था कि उसके बाल एकदम गोल्डन है, ब्राउन है, ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा? बालों का रंग सुनहरा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब फिगर्स ऑफ स्पीच जहां पर हम क्या करते हैं कि पोम्स को और अट्रैक्टिव कर देते हैं, रिथमेटिकल कर देते हैं। समटाइम्स फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज हम जो करते हैं वो रिदम्स को बनाने के लिए करते हैं, राइमिंग को बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा यूज करना होता है। किसका? सर राइमिंग को बनाने के लिए हमें यूज करते हैं। क्या यहाँ तक मुझे बता दो, क्लियर है कहानी? यस और नो? यदि क्लियर है तो एक बार थम्स अप, माजा, कोका कोला, पेप्सी सब भिजवा दो मुझे, ठीक है। चलिए, और बढ़िया तरीके से एक्टिव रहा करो, खुश होकर पढ़ा करो। यदि तुम मेरी क्लास में खुश नहीं रह सकते ना, किसी की क्लास में खुश नहीं रह सकते। यदि मेरी क्लास में तुम तफरी काट के नहीं पढ़ सकते तो किसी की क्लास में भी तफरी काट के नहीं पढ़ सकते। आइए एक एक करके हम समझेंगे एक्चुअली फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं
वो आप वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, डिस्क्राइब एनीथिंग अबाउट। एक्चुअली में किसी भी पॉइंट पर किसी के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब करने लगते हैं। तो यहां पर हमने क्या कहा, सम फिगर्स ऑफ स्पीच लाइक मेटाफोर, सिमिली एंड मटनमी आर फाउंड इन एवरीडे लैंग्वेज। अदर्स लाइक एंटीथेसिस है, सर्कुमुलेशन है, पंस है, टेक मोर प्रैक्टिस टू इंप्लीमेंट इन राइटिंग। एक्चुअली में मेटाफोर, सिमिली, आप कह सकते हैं मेटोनिमी, फाउंड इन एवरीडे लाइफ, ये हमारी डेली की व्यक्तिगत जिंदगी में मिलते हैं। और अदर्स जैसे कुछ और में आपके फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं लाइक एंटीथेसिस, सर्क्यूमुलेशन एंड पंस, टेक मोर प्रैक्टिस टू इंप्लीमेंट इन राइटिंग। और राइटिंग में इंप्लीमेंट करने में इनकी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि हमें एक कहते हैं हमें राइम चाहिए होती है। ओके, चलिए, चलो बहुत बढ़िया। जैसे कि अरुणा ने कहा कि सर आप फिगर ऑफ स्पीच इज अ वे टू ब्यूटीफाई ब्यूटीफुल टू मेक लैंग्वेज ब्यूटीफुल एंड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग बाय यूजिंग वर्ड्स इन क्रिएटिव। वेरी गुड। विकास ने कहा सर सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, आयरनी, ये प्री में है। ओके, लेकिन हम सारे फिगर्स ऑफ स्पीच को पढ़ने वाले हैं, कोई भी नहीं छोड़ने वाले। हम सारे फिगर्स ऑफ स्पीच को पढ़ने वाले हैं, मोर एग्जांपल्स के साथ, छोटे मोटे एग्जांपल्स के साथ नहीं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ। ओके, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, लाइक एलिट्रेशन है, एंटीथेसिस है, एपिस्ट्रॉफी है, सर्कमलोकेशन है, आयरनी है, आयरनी कई टाइप की होती है, ओनोमेटोपिया है, ओनोमेटोपिया हम कह सकते हैं ओनोमेटोपुआ है, एंड मेटोनमी है, मेटाफर है, लिटेटस है, इपिग्राम है, यूफेमिज्म है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, आपके पास ऑक्सीमोरॉन है, पैराडॉक्स है, प्लियोनेज्म है, पन है, अंडरस्टेटमेंट है, सिनेक्डक है, एंड यूफेमिज्म है, सिमली है। हम इनको पढ़ने वाले हैं। ओके फाइन, चलिए आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब पहला इंपोर्टेंट ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, क्यों इंपोर्टेंट है फिगर्स ऑफ स्पीच, इन सारी चीजों को समझना है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच क्यों इंपोर्टेंट है, आओ समझेंगे, जानेंगे और देखने की भी कोशिश करेंगे। चलो चलते हैं हम यहाँ पर। कहते हैं इट इनहेंस द ब्यूटी ऑफ द राइटिंग। जैसे कि एक महिला जब आभूषण पहन लेती है तो आभूषण उसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। इसी टाइप से फिगर्स ऑफ स्पीच इट इनहेंस द ब्यूटी ऑफ राइटिंग, ये राइटिंग की ब्यूटी को बढ़ा देते हैं। कहते हैं इट मेक्स द सेंटेंस मोर डीपर। ओके, इट मेक्स द सेंटेंस डीपर एंड लीव्स द रीडर विद अ सेंस ऑफ वंडर। ओके, मतलब ये सेंटेंस के मीनिंग को और गहरा बना देते हैं, सोचने पे आप मजबूर हो जाएं। आगे हम बात कहते हैं यहाँ पर विद अ सेंस ऑफ इट ब्रिंग्स लाइफ टू द वर्ड्स यूज्ड बाय द राइटर। ये शब्दों को जिंदगी दे देते हैं। ये क्या करते हैं, शब्दों को जिंदगी दे देते हैं। मतलब यदि आपने शब्दों के साथ फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया तो राइटर गिव्स द वर्ड्स लाइफ, ये वर्ड्स को लाइफ दे देते हैं, जिंदगी दे देते हैं, अलाइव कर देते हैं। द फिगर्स ऑफ स्पीच नॉट ओनली शो द राइटर्स इंटेंट, ये सिर्फ राइटर की इंटेंशन नहीं दिखाते बट ऑल्सो पर्पज इन यूजिंग सच लैंग्वेज। जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं ये राइटर्स की सिर्फ इंटेंशन ना दिखाते हुए, ये राइटर्स की इंटेंशन के साथ साथ जो राइटिंग है उसके मीनिंग को भी एक्सटेंड कर देते हैं, ये उसके मीनिंग को भी ब्रॉड कर देते हैं। क्लियर है, चलिए कहते हैं इट एड्स फ्लेवर टू द राइटिंग एंड मेक्स इट सो मच मोर एंजॉयबल फॉर द रीडर्स। और ये एक्चुअल में वो क्या नहीं कहते कि एकदम सब्जी में हल्का सा हींग का तड़का लग जाए, आय हाय 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 क्या स्वाद है। ऐसे ही फिगर्स ऑफ स्पीच है कि यदि कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच राइटिंग में एड ऑन कर दिया जाए तो जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो राइटिंग में क्या है, तड़का है। वो क्या है, राइटिंग में तड़का की तरह हम इन्हें यूज करते हैं। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। आइए समझते हैं आगे का। इनके कुछ तरीके होते हैं। तो फिगर्स ऑफ रिजेम्बलेंस, ओके, फिगर्स ऑफ एम्फेसाइज, फिगर्स ऑफ साउंड्स, वर्बल गेम्स, ये छोड़ो, इनकी हमें नहीं बात करनी, ये बस लिखने के तौर पे देख लीजिए। पहली, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिमली। सर सिमली क्या होती है, सबसे समझना, स्माइली नहीं है, इट्स कॉल्ड सिमली। ये क्या है सर, सिमली है। ओके, सिमली की यदि हम बात करेंगे तो सिमली इज अ फिगर्स ऑफ स्पीच। सिमली क्या है, एक फिगर्स ऑफ स्पीच होती है।
where a comparison is made between two different objects. मतलब समझना है यहाँ पर दो डिफरेंट यहाँ पर हम क्या करते हैं सर, यहाँ पर कंपैरिजन होगा, यहाँ पर क्या होगा सर, कंपैरिजन होगा। बड़े आहिस्ता आहिस्ता तरीके से समझना, ये जरूरी है समझना, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन यूज करते हैं, जैसे कि एक इंसान का कंपैरिजन कर दिया चांद से, एक इंसान का जो कंपैरिजन है वो किससे कर दिया सर, चांद से कर दिया। ओके, हो सकता है कि कुछ स्टार से कर दिया, हो सकता है नदी से कर दिया, हो सकता है डार्क नाइट से कर दिया, रात से कर दिया, नाइट से कर दिया। मतलब एक इंसान का जो कंपैरिजन है वो किससे कर देते हैं, इनका जो कंपैरिजन है वो इंसानों से ना करके, बड़े ध्यान से समझना, इंसान का सर वीडियो नहीं दिख रहा, दिखता क्लास का, अरे कैसी बात कर रहे हो तुम, कॉकटेल, शीतल, रोमियो, बड़े ध्यान से समझना, एक इंसान का कंपैरिजन किससे हो गया, चांद, तारे, सितारे, नदी, रात, अंधेरा, डार्कनेस। ओके, अब याद रखना, इसका कंपैरिजन किसी इंसान से नहीं हो सकता, इसका कंपैरिजन किसी इंसान के साथ नहीं हो सकता। बड़े ध्यान से समझना, एक कॉमन सी चीज है, ये समझने की जरूरत है। अब देखो, ये वाली बात तो, लाइक और एज वाली बात तो तुम्हें पता ही है, लाइक और एज वाली बात तो आपको पता है, लेकिन मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिमिली का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट का जो कंपैरिजन होगा वो सेम ऑब्जेक्ट से नहीं होगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट से होगा, लेकिन उनकी क्वालिटीज सेम होगी, उनकी क्वालिटीज क्या होंगी, सेम होंगी। कहते हैं कि बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड शोज अ कॉमन क्वालिटी बिटवीन देम, मतलब ये दो डिफरेंट चीजों से इनका क्या होगा सर, कंपैरिजन होगा, लेकिन इनकी क्वालिटी सेम होगी, क्या होगी सर, क्वालिटी सेम होगी। यहां पर हम कहते हैं कि स्पीच वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, जैसे कि आप एज का यूज कर सकते हैं, लाइक का यूज कर सकते हैं, सो का आप यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने कहा, यहां पर बड़े ध्यान से समझना कंपैरिजन कैसे हुआ है। शी वॉक्स इन ब्यूटी, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट, जब वो सुंदरता में, ब्यूटी में वॉक करती है तो रात की तरह दिखती है, बड़ी सुंदर, सहज, शीतल, चांद सितारों से बिखरी घिरी हुई। तो यहाँ पर शी का जो हमने यूज किया है, जैसे रात एक ब्यूटीफुल होती है, वैसे ही हमने किसका यहाँ पर, किसका कंपैरिजन किया है, शी वर्सेस, शी का यहाँ पर कंपैरिजन है किसके साथ सर, नाइट के साथ। ओके, अब बात को समझना, शी एक पर्सन है लेकिन रात तो एक पर्सन नहीं है, तो यहाँ पर लेकिन दोनों में एक क्वालिटी सेम है। देखो ये दोनों, एक लिविंग है एक नॉन लिविंग है, ओके, लेकिन इनमें क्वालिटी सेम है कि ये भी ब्यूटीफुल है और ये भी ब्यूटीफुल है। ओके, यहाँ पर लिखा है माई लव इज लाइक अ रेड रोज, मेरा जो प्यार है ना, हाय हाय हाय, रेड रोज की तरह है, मतलब कितना प्रीसियस, कितना प्यारा, कितना दुलारा, कितना एडोरेबल, कितना एडमायरेबल। ओके, तो माई लव इज लाइक अ रेड रोज, जो मेरा प्यार है वो एक रेड रोज की तरह है, तो माई लव इज लाइक अ रेड रोज। तो यहाँ पर देखो, मेरा प्यार जो है, मेरा प्यार समझ रहे हो, वो रेड रोज की तरह है। तो रोज और प्यार दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन कॉमन है, दोनों ही प्यारे हैं। ओके सर, वीडियो ऑप्शन में जब हम यूट्यूब पर जाते हैं तो ओल्ड वीडियो दिखती है, परसेंट पर रीसेंट क्लास नहीं दिखती, हाउ इज इट पॉसिबल मेरे लाडले। अब देखना है यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा माई ब्रदर एंड आई, जैसे मैं और मेरा भाई, ओके, ये मैं हूं और ये मेरा भाई है। ओके, फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स ऑल द टाइम। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब समझ रहे हो, क्या हम दोनों जानवर हैं, क्या हम दोनों जानवर हैं, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है जैसे कुत्ता और बिल्ली झगड़ते ना, हम ऐसे झगड़ते रहते। तो सिमिली का मतलब क्या हो जाता है कि दो डिफरेंट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, बट एट द सेम टाइम दे शेयर द सेम क्वालिटी। बट याद रखना, एंड यहाँ पर क्या लिखा, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड शोज अ कॉमन क्वालिटी बिटवीन देम, लेकिन उनके अंदर जो क्वालिटी होती है वो कॉमन होती है। वो कैसी होती है सर, कॉमन होती है, उन्हीं को हमने क्या कह दिया सर, सिमिली कह दिया। क्या कह दिया, सिमिली। चलिए, इस बात को समझने के लिए आप बात को समझना, जैसे मैंने लिखा शी इज एज ब्यूटीफुल एज कैटरीना कैफ। ओके,
ए सिमली है या नहीं है, पहले ही बताओ। मैं साइड में थोड़ा सा बैठ जाता हूँ। मुझे बताओ, ये पहला क्वेश्चन मैंने लिखा शी इज एज ब्यूटीफुल एज कैटरीना कैफ, यहाँ पर सिमली है या नहीं? ये सिमली है या नहीं? द सी स्विम्स लाइक अ फिश, यस। अरुणा मुझे एक बात बताओ, शवीना, कॉकटेल, शीता, ओके, क्या ये सर सीता ने कह दिया सर यस है। अब बात को समझना, जैसे शी भी कौन है, एक लड़की है। शी भी कौन है, एक लड़की है। और कैटरीना कैफ भी एक लड़की है। कैटरीना कैफ भी क्या है, एक लड़की है। लेकिन इनके दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये तो सेम ऑब्जेक्ट है। यदि ये सेम ऑब्जेक्ट है तो ये कंपैरिजन नहीं है, एक कंपैरिजन नहीं है। इट्स नॉट लाइक अ कंपैरिजन। ये सिमली नहीं है, ये कंपैरिजन हो सकता है लेकिन ये सिमली नहीं है। ओके, अब देखो भावना ने कह दिया हाँ है, सीता ने कहा हाँ है, भावना, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि जब किसी चीज को पढ़ रहे हो तो उसे एकदम डीप में जाके पढ़ो, एकदम स्लो मोशन में घोते जाओ उसमें। कहते हैं सर यूजीसी नेट का एक पेड बैच लाओ। पेड बैच ला रहे हैं ना, कॉकटेल हो सकता है कल या परसों में लॉन्च हो जाए। यूजीसी नेट फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन बैच होगा, हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा। एप्लीकेशन है वो लॉन्च होने वाली है बहुत जल्दी, कुछ बड़े सरप्राइजेस के साथ मैं आपको मिलने वाला हूँ, ठीक है। सिर्फ एक्चुअल में एक अच्छा कंटेंट पढ़ना है ना, तो रेगुलरिटी के साथ आपको क्लासेस ज्वाइन करनी होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक आप पे नहीं करोगे ना, आप पढ़ नहीं पाओगे। हर चीज की दुनिया में कीमत है, जो चीज फ्री में मिलती है हमें उसकी बर्थ नहीं होती। चलिए हम आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है, अब देखना बात को, शी इज एज ब्यूटीफुल एज द स्नो। अब स्नो कैसी होती है, बड़ी सुंदर होती है। आय हाय, पहाड़ों पर आजकल बड़ी स्नो गिर रही है, आपको पता होगा। जीवी, ठीक है। चंद्रताल, चंद्रताल का जो रास्ता है वो अभी खुला है, काफी बर्फ है वहां पर। तो वो जो स्नो है, मैंने कहा शी इज एज ब्यूटीफुल एज इज द स्नो, वो वैसी ही स्नो है, जैसे ही वो उतनी ब्यूटीफुल है जितनी की स्नो। अब देखो क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट है? नहीं सर, ये सेम ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इनकी जो क्वालिटीज है वो सेम है। इनकी क्वालिटी जो है वो क्या है सर, सेम है। इनकी क्वालिटी जो है वो कैसी है सर, सेम है। क्या कहानी समझ में आई? हाँ और ना, क्या कहानी समझ में आई है? रोहन इज एज हैंडसम एज अ गिल्टर बाय कैरेक्टर, ओहो। चले अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसके एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे, आओ समझते हैं। मैं लिखा आर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लायंस, ओके। तो देखो सोल्जर्स का जो कंपैरिजन है वो लाइन से हुआ है, लेकिन इनके ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, लेकिन सर क्वालिटी सेम है। ऑब्जेक्ट सेम नहीं है लेकिन क्वालिटी सेम है। बड़े ध्यान से देखते जाना एक एक चीज को, भले टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, हम एक एक्स्ट्रा सेशन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बार बताओ, भागते हुए पढ़ना है या आराम आराम से पढ़ना है, पहले बता दो। यदि अब भागते हुए पढ़ना है तो मैं फटाक 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 ऐसा वैसा वैसा ऐसा करके निकल जाऊं। यदि इत्मीनान से पढ़ना है और शिद्दत से पढ़ना चाहते हो तो टाइम टेकिंग होगा, जैसा हो मुझे बता दो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मेरा मन है कि एक्चुअल में जब आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद, उसके थ्योरी को पढ़ने के बाद यदि प्रैक्टिस के थ्रू निकलोगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू निकलोगे, तब जाके सॉल्व कर पाओगे सर रिलैक्स मोड में। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या कहा, पहला वाला सेंटेंस देखो, हमने सोल्जर का कंपैरिजन किसके साथ किया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो। सोल्जर का हमने जो कंपैरिजन किया है वो किसके साथ किया है सर, लाइन के साथ किया है, लाइंस के साथ किया है। तो इसका मतलब सर क्वालिटी सेम नहीं है, क्वालिटी सेम है, ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, ओके। फिर मैंने यहां पर देखा, मैंने लिखा देखो यहाँ पर तो किसका यूज किया है, एज का यूज किया है। किसका यूज किया है सर, एज। तो सिमिली में हमेशा एज या लाइक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं सर, एज या फिर लाइक का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पर हम आते हैं, लिखा हुआ है शी इज एज कनिंग एज फॉक्स, वो उतनी कनिंग है जैसे फॉक्स है। तो इसका मतलब सर हमने शी का कंपैरिजन किससे किया है, फॉक्स से। क्या बताओ, एक जो फॉक्स एक अलग है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब ये फॉक्स अलग है और शी अलग है। इसका मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो अलग है, वो ऑब्जेक्ट है वो अलग है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात पता लग गई कि सर लेकिन क्वालिटी सेम है, क्वालिटी सेम है। क्वालिटी कैसे है सर, सेम है। कहते हैं हम यहाँ पर द सोल लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ओके। एक्चुअली में ये वाली बात किसने कही थी सर, ये वाली बात जो है
कहते हैं योर सोल लाइक अ स्टार, ओके, योर सोल लाइक अ स्टार मतलब जो आपकी आत्मा है वो एक स्टार की तरह है, एंड ड्वेल्ट अपार्ट, और ये जो हर जगह घूमती रहती है, ओके। ये वाली बात लंदन में कही गई थी 1802 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ओके। चलिए, विलियम वर्ड्सवर्थ को यदि बात आ गई है तो ये लाइन किसके द्वारा कही गई सर? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही गई, ओके। तो यहां पर सोल का कंपैरिजन किसके साथ हुआ है सर? सोल का कंपैरिजन स्टार के साथ कर दी। देख रहे हो, मैंने सिर्फ सिंपल से एग्जांपल नहीं लेकर आया, ओके। अंशुका इज एज ब्यूटीफुल एज माइन, ओके। सर हम आज भी यूजीसी नेट का रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं केजीएस पर, ओहो लाइव ले आएंगे, मत परेशान। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है दो हेड्स अ वॉइस whose sound was like a sea। हम कहते हैं कि those heads a voice whose sound like a sea। तो यहाँ पर जो साउंड है वो सी की तरह आ गया। ये भी किसने कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था लंदन में, ओके। चलिए, माई इज लव लाइक अ रेड रेड रोज, जो मेरा प्यार है वो एक रेड रेड रोज की तरह है। किसका है? माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, ओके, याद रखिएगा। अब हम कहते हैं यहाँ पर द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटलमैन रैन फ्रॉम हेवन। ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये वाली लाइन कही गई है, जो क्वालिटी है मर्सी की इज नॉट स्ट्रेंथ, इट ड्रॉप एज द जेंटल रैन फ्रॉम हेवन, ओके। इट ड्रॉप एज द जेंटल रैन, तो जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है इसकी तुलना कर दी द जेंटल रैन से। इससे सर द जेंटल रैन से, ओके। तो इसका मतलब आप प्रैक्टिकल तरीके से ना समझ के आप राइटिंग में समझने की कोशिश करें कैसे हमने यूज किया। लिखा हुआ है द क्वालिटी ऑफ मर्सी, जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है वो उतनी वो स्ट्रेंथ नहीं है। इट ड्रॉप्ड एज द, ये वैसे ही गिरती है जैसे कि एक जेंटल रेन गिरती है स्वर्ग से। कहां से सर? स्वर्ग से, ओके। चलिए अगली बात पर आते हैं। यहां पर हमने क्या लिखा? शी फ्लोट्स लाइक अ लाव, ओके, फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। ओह ओह वाह, क्या बात है। शी फ्लोट्स लाइक अ लाव, ओके। वो कैसे बह रही है? एक हंसी की, एक मुस्कुराहट की तरह, जो कैसे? फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम, और कहां से? फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम, लिप्स ऑफ अ ड्रीम, याद रखना लिप्स क्या सपनों के भी ओंठ होते हैं? क्या कंपैरिजन किया। कहते हैं हम यहाँ पर कि द एजिरियन केम डाउन लाइक अ वॉल्फ ऑन द फोल्ड, ओके। द राइटियस सेल फ्लरिश एज द पाम ट्री, जो राइटियस शेल होते हैं वो फ्लरिश करते हैं एज द पाम ट्री की तरह। हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रो हिज बीम्स, so shines a good deed in a naughty world, I wander lonely as a cloud। डैफोडिल्स में लिखा गया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ओके। तो ये कुछ है, इनको देख लीजिएगा। अब यदि आपको हिंदी में चाहिए था तो हिंदी में भी आप समझ लीजिए, मैं आपको हिंदी में भी बड़े प्यार से समझा दूंगा। जैसे कि याद रखना सिमली है क्या? कोयल सी तेरी बोली, कोयल सी तेरी बोली, कुकू कुकू, याद आया? द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंडर्ड, ड्रॉप्ड एज द रेन सेड बाय पोर्सिया इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। यस, ये पोर्सिया ने लाइन कही थी। वाह, वेरी गुड सिंह, बहुत शानदार, अति उत्तम। ऐसे ही बच्चे तो मुझे चाहिए, ऐसे ही बालक चाहिए मुझे। लेकिन देख रहे हो, जब मैंने कंटेंट ईमानदारी से पढ़ाना स्टार्ट किया तो यहाँ पर व्यूज गिरना स्टार्ट हो गए। बड़ा अजीब सी बात है, कंटेंट यदि तुम सर्व करोगे और व्यूज गिरना शुरू हो जाए, फिर मन नहीं करता। फिर मन करता है कि एकदम वही टाल मटोल वाली चीजें पढ़ाओ और निकल जाओ। चलिए अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पर। कहते हैं हम यहाँ पर, अब हम आते हैं मेटाफर। अब याद रखना मेटाफर क्या है। सिमली और मेटाफर में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी तो नहीं है, लेकिन देखने में हमें ऐसा लगता है कि दोनों सिमिलर हैं। हमें देखने में ऐसा लगता है कि दोनों सिमिलर हैं, लेकिन वो आखिरकार सिमिलैरिटी उनमें है नहीं, बस देखने में हमें लगती है कि सिमिलैरिटी है। चलिए अब हम यहाँ पर क्या कहते हैं? अ मेटाफर इज अ फिगर्स ऑफ स्पीच, एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट मेक्स एन इम्प्लिसिट, इम्प्लाइड और हिडन कंपैरिजन। याद रखना यहां पर इम्प्लाइड और एक हिडन कंपैरिजन किया जाता है। कैसा कंपैरिजन है? हिडन, छुपा। सर हिडन कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ? सर हिडन कंपैरिजन का मतलब है कि सर यहां पर मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज बताऊंगा पढ़ने वाले लोगों के लिए।
हिडन कंपैरिजन जो है क्या है सर, हिडन कंपैरिजन। ओके, इनका क्या बोलती है सर, हिडन कंपैरिजन होता है। सर हिडन कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ, सर हिडन कंपैरिजन का मतलब हुआ कि हम कहना चाहते हैं, सर हिडन कंपैरिजन का मतलब हुआ कि हम यहाँ पर कहना चाह, ओहो ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सर हिडन कंपैरिजन का मतलब है कि सर हम यहाँ पर दिखाएंगे नहीं, इसका मतलब हम यहाँ पर ना तो एज का यूज करेंगे, ना ही हम लाइक का यूज करेंगे। ओके, ना हम एज का यूज करेंगे, ना लाइक का यूज करेंगे, ना सो का यूज करेंगे। ओके, इनका यूज नहीं करते। जब आप इनका यूज नहीं करोगे तो ये क्या हो जाएगी सर, हिडन मीनिंग हो जाएगी। कैसी मीनिंग हो जाएगी, हिडन मीनिंग हो जाती है। सर कैसे, याद रखना, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड इज ट्रीटेड एज वन, और दोनों को एक की तरह ट्रीट किया जाएगा। याद रखना, अंडरलाइन समझना, इस लाइन को फोकस में रखें। कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एज ट्रीटेड एज वन, मतलब कोई दो ऑब्जेक्ट हमने उठाए, अरे हो क्या रहा है, कोई ना कोई याद रखना है यहाँ पर, इन्हें दो ऑब्जेक्ट को, कोई दो ऑब्जेक्ट को एक की तरह ट्रीट किया जाएगा। किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा सर, एक की तरह ट्रीट किया, ट्रीटेड लाइक वन, treated like one. Words of comparison are not used. A metaphor compares to different things in a figurative sense. इन्हें figurative sense की तरह देखा जाए। okay? क्या इसकी डेफिनेशन क्लियर है? यदि डेफिनेशन क्लियर है तो मुझे बताओ, यदि डेफिनेशन यदि क्लियर है तो मुझे बता दो। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, यदि क्लियर है कहानी तो कोई दिक्कत नहीं, यदि नहीं है तो फिर हम आगे और अच्छे से समझें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार मुझे बता दीजिएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करेंगे, आगे और समझ लेते हैं। जैसे कि हिंदी में समझने की कोशिश करिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसका मतलब जो धन है, जो राम का कंपैरिजन धन के साथ हो रहा है, मतलब राम और धन एक है, राम जैसा धन नहीं पाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसका मतलब यदि हम इसे मेटाफर में, यदि हम इसे सिमिली में लिखते तो हम क्या लिखते, पायो जी मैंने राम रतन की तरह धन पायो, राम रतन की तरह धन पायो। ओके, याद बात को समझने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ये चांद सा रोशन चेहरा, तो हम वहां पर लिखते हैं चांद की तरह चेहरा, चांद की तरह चेहरा। बालों का रंग, बालों का जो रंग है वो सोने की तरह है। ओके, तो यहाँ पर, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, हिंदी से समझाने की कोशिश की है हमने। क्या कहा यहाँ से, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसका मतलब जो धन है और राम है वो कैसा है सर, सेम है। हमने दो यूनिटी को एक दिखाने की कोशिश की है। ओके, अलग अलग हैं बोलो हाँ। ओके, अब एक बात देखना, ये चांद सा रोशन चेहरा, इसका मतलब चेहरा और चांद दोनों अलग है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो तुम्हें एक नजर आ रहा है, ये चांद सा रोशन चेहरा, रोशन, चांद सा रोशन चेहरा, ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा। इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, दो अलग अलग आइडेंटिटी हैं, लेकिन हम उन्हें एक की तरह ट्रीट यूज करते हैं, उन्हें अलग अलग नहीं दिखाते, उन्हें ये दिखाने की कोशिश करते हैं एक है। जैसे मैंने कहा लाइफ इज अ हाईवे, लाइफ इज अ हाईवे, तो इसका मतलब लाइफ हाईवे है, इसका मतलब हम दिखाना चाह रहे हैं दो हाईवे एक अलग ऑब्जेक्ट है, लाइफ एक अलग ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमने कह दिया जो लाइफ है वो हाईवे है, क्योंकि उतनी रफ्तार से वो भाग रही है, उतनी रफ्तार से वो भाग रही है। गॉट इट और नॉट, क्लियर और नॉट, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे बात करते हैं इसके बारे में और समझते हैं। जैसे मैंने लिखा लाइफ इज अ हाईवे, तो यहाँ पर देखो दो आइडेंटिटी हैं, लेकिन दोनों में हमने एक चीज कॉमन दिखाने की कोशिश की है, रफ्तार। ओके, मैंने लिखा हर आईज पर डायमंड्स, जो उसकी आंखें हैं वो डायमंड्स हैं। तो यहाँ पर हम दिखाना चाह रहे हैं कि जो डायमंड्स का मतलब क्या होता है, अरे बड़ी कीमती, बड़ी प्रीसियस। ओके,
तो इसका मतलब हम वहां से प्रीसियस का सेंस लेना चाहते हैं, हम डायमंड की तरह नहीं कहना चाहते, हमने कह दिया कि हर आईज वर डायमंड। ओके, गॉट इट और नॉट? आप लोग एक तो कमेंट ही नहीं करते, पता नहीं सो गए हो, जाग जाओ तो आगे पढ़ाऊं वरना सेशन को एंड करूं। तो याद रखिएगा, मैंने लिखा ही जस्ट शाइनिंग स्टार। अब एक ही जो है, एक चीज बताओ, ही एक कौन है और एक वो शाइनिंग स्टार है, वो कैसे? दोनों एक है। ओके, द स्नो इज अ वाइट ब्लैंकेट। जो स्नो है वो क्या है? वाइट ब्लैंकेट है। तो ब्लैंकेट भी कैसा होता है? किसी चीज को ढक लेता है, और स्नो भी क्या कर लेती है? ढक लेती है। लेकिन दोनों अलग ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन दोनों को सिमिलैरिटी दिखा दी, उनको एक आइडेंटिटी देने की कोशिश की कि कवर्ड है, खूबसूरत है। ओके, चलते हैं। शी इज एन अर्ली बर्ड, मैंने कहा वो एक अर्ली बर्ड है। जो चिड़िया हैं वो कैसी होती हैं? जल्दी उठ जाती हैं, इसी टाइप से शी भी है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं ना कुछ और तरीके से। अब देखना है यहाँ पर, चलो मैं वैसे एक एक शॉर्टकट तो मैं बता भी दूं, लेकिन बताना नहीं चाहता। रीता इज क्वाइटली पी, क्वाइट पी। मेरा मन कर रहा है तो मैं कुछ नया नया बता दूं, लेकिन मन कर रहा है एक छुपा लूं। चलो, मन कर रहा है बता दूं, लेकिन एक मन कर रहा है छुपा लूं। अब क्या करूं, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, छुपाऊं या बता दूं? एक्चुअली में याद रखना, मेटाफर में जैसे कि सिमली में हम लाइक और एज का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं सर? सिमली में हम लाइक और एज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं सर? इन सिमली वी यूज लाइक और एज। ओके, इन मेटाफर वी यूज आर्टिकल ए और एन, आर्टिकल ए और एन फॉर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड नो जीरो आर्टिकल विथ प्लूरल नाउन। सर कैसे? अब आओ समझते हैं। जैसे मैंने लिखा द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो यहां पर जैसे आपने समझने की कोशिश करना, मैंने लिखा है द न्यूज वॉज अ डैगर। ओके, जो न्यूज है वो डैगर है, तो आ का मतलब यहाँ पर है लाइक के सेंस में हम यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं द न्यूज वॉज अ डैगर, जो है यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं सर द न्यूज इज लाइक, द न्यूज इज लाइक डैगर। ओके, तो यदि आप आर्टिकल ए को हटाओगे ना, तो यहाँ पर आपको सिमली ही यूज करनी पड़ेगी, आपको दिखाना पड़ेगा कंपैरिजन। तो याद रखना, जब भी आप मेटाफर में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सेंस में यूज करोगे तो समझ जाना, इस तरह यहाँ पर यदि आर्टिकल लिखा है तो ये लाइक के सेंस में आया है। किसके सेंस में आया सर? एक लाइक के सेंस में आया हुआ है। गॉट इट और नॉट? जैसे मैंने कहा यू आर एन आइंस्टीन, यू आर एन आइंस्टीन, क्या तुम आइंस्टीन हो? नहीं, लेकिन तुम, आ का मतलब है कि तुम आइंस्टीन की तरह हो। मैं लिखा यू आर अ विराट कोहली, यू आर अ विराट कोहली, द न्यूज इज सिंगुलर हैंस अ डैगर इज, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि जो सिमिलर, एक्चुअली में तुम अपना दिमाग लगाओगे तो फिर ज्यादा नहीं सीख पाओगे। फिर वही वाली बात है, किसी ने सही कहा है, बस बच्चों को उतना बताओ जितना वो जानना चाहते हैं। यदि एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करोगे तो वो सीखना ही नहीं चाहते। चलो छोड़ो, खैर। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पर एग्जाम्पल देखना, कोई बात नहीं भाई, आ जाओ। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। वैसे शिप तो जो होते हैं वो तो समुद्र में होते हैं, लेकिन ये डेजर्ट का शिप है। ओके, तो कैमल है तो एक एनिमल लिविंग है, लेकिन हमने इसे किससे सिखाया है? शिप ऑफ द डेजर्ट। तो यहाँ पर सिमली नहीं है, यहाँ पर मेटाफर है। द थंडर वॉज अ माइटली लाइन, जो थंडर है वो एक बहुत माइटली लाइन है, डरावना है। तो हम कहना चाह रहे हैं द थंडर वॉज लाइक माइटली लाइन। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या कह दिया, यहाँ पर भी हमने क्या किया? हिडन मीनिंग है। ओके, हिडन कंपैरिजन है दो अलग चीज में। अब हम कहते हैं लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, कि जो लाइफ है वो जिंदगी बेड ऑफ रोजेस नहीं है, इट्स नॉट लाइक अ कंफर्ट जोन, इट्स नॉट लाइक अ कंफर्ट जोन। यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स आते ही रहेंगे। जैसे कि आपको पता है मैकबेथ का एक्ट 5 एंड सीन 2 में एक लाइन है, कहते हैं लाइफ इज अ टेल, एक लाइफ जो है वो एक कहानी है, टोल्ड बाय एन इडियट, किसी इडियट ने बताई है। ये बात किसने कही थी? सिंग इडियट, ये बात किसने कही थी? एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, ये बात किसने कही थी? कहते हैं लाइफ इज अ टेल, लाइफ
is a tale, life is a tale by life is a tale told by an idiot in Macbeth एक्ट 5 सीन 2 की लाइन है। तो हमने क्या कहा, लाइफ जो है वो एक कहानी है जो बताई गई है एक इडियट के द्वारा। ओके, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। जो रिवेंज है वो एक प्रकार का वाइल्ड जस्टिस है। ये फ्रांसिस बैकन ने अपने एक इनका ऐसे था ऑन रिवेंज, उसमें कही है। उसमें एक लाइन कही है कि रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। जो रिवेंज है वो एक तरह का वाइल्ड जस्टिस है। कैसा है सर? जो रिवेंज है वो एक तरह का वाइल्ड जस्टिस है। ये बात फ्रांसिस बैकन ने अपने ऐसे ऑन रिवेंज में कही है। ओके, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो कहना चाहते हैं कि जो रिवेंज है वो किसकी तरह है? एक वाइल्ड जस्टिस की तरह है। किसकी तरह है सर? एक वाइल्ड जस्टिस की तरह है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखना यहाँ पर लिखा हुआ है, विलियम शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट में एक लाइन कही गई, बट सॉफ्ट व्हाट लाइट थ्रो यंडर विंडो ब्रेक, इट इज द ईस्ट, जूलियट इज द सन। कहते हैं इट इज द ईस्ट, यह एक ईस्ट है, जूलियट वो है जो सूरज है। ये बात किसने कहा? जूलियट इज द सन। तो जूलियट सन नहीं है, जूलियट सन की तरह है। ओके, इट इज द ईस्ट जो कहा कि बट सॉफ्ट व्हाट लाइट थ्रो यंडर विंडो ब्रेक्स, इट इज द ईस्ट है एंड जूलियट इज द सन। जो जूलियट है वो सूरज है। ओके, ये बात किसमें कही थी? विलियम शेक्सपियर ने रोमियो एंड जूलियट में कही थी। एज यू लाइक इट की एक लाइन और याद आती है। एज यू लाइक इट में कहा गया, ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज, जो पूरी दुनिया है वो मात्र एक स्टेज है और सब क्या कर रहे हैं? उस पर ड्रामा कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। सब क्या कर रहे हैं? एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये जो दुनिया है वो एक स्टेज की तरह है। हम यहाँ पर एक्ट ही तो कर रहे हैं। कोई प्रिटेंड कर रहा है, कोई प्यार कर रहा है, कोई नखरा दिखा रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, तो ये एक्टिंग है। दीज एक्टिविटीज आर लाइक एक्टिंग्स। ओके, ये एक्टिंग्स है। तो इन्होंने कह दिया कि ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज। ओके, जो पूरी दुनिया है वो एक स्टेज है। गॉट इट? ये एज यू लाइक इट में इन्होंने कही थी, जैक्यूज इन पेस्टोरल कॉमेडी। ओके, याद रखना। चलते हैं बात पर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब आते हैं सर एंटीथेसिस। एंटीथेसिस को आपको समझना है। एंटीथेसिस को हम समझेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कहानी क्लियर है? आओ एंटीथेसिस को समझते हैं। एंटी का मतलब तो आपको समझ में ही पता लग गया होगा। एंटी का मतलब होता है अपोजिट। एंटी का मतलब क्या होता है सर? अपोजिट। तो यहां पर दो ऐसी चीजों का यूज करेंगे जो अपोजिट होंगी। दो ऐसी चीजों का यूज करेंगे जो एक दूसरे के अपोजिट होंगी, तभी तो हमने एंटीथेसिस कहा। थेसिस, एंटीथेसिस। ओके, तो एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है? एंटीथेसिस का मतलब होता है समथिंग इज अपोजिट ऑफ समथिंग इज अपोजिट टू समवन। ओके, यस, समथिंग या कोई भी ऐसी चीज किसी चीज से अपोजिट है। क्या सर? जो किसी चीज से अपोजिट है, इट्स कॉल्ड एंटीथेसिस। इट्स कॉल्ड एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस, एंटीथेसिस व्हाट इज एंटीथेसिस? तो हमने क्या कहा? एंटीथेसिस कॉन्ट्रास्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू आइडियाज। जैसे दो आइडियाज के बीच में, जो दो आइडियाज के बीच में क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट होता है। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, नाइट एंड डे, ओके, मॉर्निंग एंड इवनिंग, गुड एंड बैड, हॉट एंड कोल्ड। ओके, समझ रहे हो बात को? सॉफ्ट एंड हार्ड, स्वीट एंड सोर। ओके, एंटी मतलब कॉन्ट्रास्ट, दो अपोज, दो चीजों में विरोध होना। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास। ओके, तो यहां पर बात को समझना, इसका ओरिजिन कहां से हुआ? एंटीथेसिस जो है वो ओरिजिन कहां से हुआ? द वर्ड एंटीथेसिस हैज इट्स ओरिजिन्स इन द ग्रीक वर्ड एंटीथेनाई। ओके, याद रखना, एक वर्ड था एंटीथेनाई। इसका मीनिंग था टू अपोज। क्या करना सर? किसी चीज का अपोज करना। मीनिंग ऑफ एंटीथेसिस, अ पर्सन और थिंग दैट इज द डायरेक्ट अपोजिट ऑफ समवन और समथिंग एल्स। इट डायरेक्ट अपोजिट होती है, इट इज द डायरेक्ट अपोजिट ऑफ समवन और समथिंग। इट डायरेक्ट अपोजिट होती है किसी चीज के या किसी व्यक्ति के। इट्स कॉल्ड, कहते हैं एंटीथेसिस। क्या कहते हैं सर? एंटीथेसिस कहते हैं। चलिए यहां पर हम बात कर समझते हैं डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन? सर एंटीथेसिस का डेफिनेशन क्या समझेंगे? एंटीथेसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच ऑफ सिंपल कॉन्ट्रास्ट। कैसा होता है सर? सिंपल कॉन्ट्रास्ट होता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास। क्या होता है सर? विरोध। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है सर विरोधाभास। ओके, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास। इन इट
इट इज द सेटिंग ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर। यहाँ पर एक चीज की सेटिंग होती है किसी अनदर के। द अपोजिंग क्लॉजेस, phrases or sentences are usually within parallel grammatical structures, the juxtaposition of contrasting ideas in balanced phrases। यहाँ पर हम clauses का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं सर? हम clauses का यूज करते हैं। हम यहाँ पर sentences का यूज करते हैं। ओके, याद रखना, यहाँ पर हम clauses का यूज करते हैं, हम यहाँ पर sentences का भी यूज करते हैं। ओके सर, अब मुझे बताना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीमोरन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीमोरन एंड एंटीथेसिस। देखते हैं कौन आंसर करता है। सिंग इडियट, आपसे तो उम्मीद है कि आप जरूर आंसर करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन एंड एंटीथेसिस। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। याद रखना, इसी से रिलेटेड एक और फिगर्स ऑफ स्पीच सीखेंगे। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन वर्सेस एंटीथेसिस, वर्सेस एंटीथेसिस। देखते हैं कौन कौन सीखता है। सर एंटीथेसिस मुझे बताना क्या होगा। अब देखना, बात देखो, मुझे पता था आंसर, थोड़ा सा एक्चुअल में कंफ्यूजिंग वाला पार्ट होता है। देखो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ सर, एंटीथेसिस यूज फॉर टू आइडियाज। ओके, एंड antithesis is used for two ideas, two opposite ideas. Okay, and oxymoron, and oxymoron देखते हैं। वेट फॉर अ वाइल, हम इंतजार कर लेते हैं। एक बार सभी लोग, एक बार जितने भी लोग सेशन को लाइव देख रहे हैं, एक बार सेशन को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो प्लीज लाइक द सेशन एंड शेयर द चैनल। सर ऑक्सीमोरन इज कॉन्ट्रास्ट ऑफ टू वर्ड्स। ओके, वेरी गुड। एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है सर? एंटीथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीमोरन में हम सिर्फ वर्ड्स का यूज करते हैं। ऑक्सीमोरन में हम वर्ड्स का यूज करते हैं, टू अपोजिट वर्ड्स। ओके, टू कॉन्ट्रास्ट वर्ड, टू अपोजिट वर्ड्स, टू अपोजिट वर्ड्स। ओके, दैट्स कॉल्ड ऑक्सीमोरन। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। फिर मैंने लिखा बिटर एंड स्वीट, बिटर एंड स्वीट। ओके, ये है, ये क्या है सर? ऑक्सीमोरन। ये क्या है सर? ऑक्सीमोरन। एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है सर? एंटीथेसिस का मतलब होता है यहाँ पर क्लॉजेस का यूज किया जाता है, क्लॉजेस या फिर सेंटेंस का यूज किया जाता है। यहाँ पर सेंटेंसेस का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, ऑक्सीमोरन का मतलब होता है टू अपोजिट वर्ड्स, एंड एंटीथेसिस का मतलब होता है क्लॉज। समटाइम जब आप केवीएस या एनवीएस के इंटरव्यू में जाते हैं तो ये जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि हल्का सा कंफ्यूजिंग है। हमें ये तो पता होता है कि दोनों अपोजिट है। तो एंटीथेसिस, थेसिस का मतलब होता है लंबा होगा, मतलब क्लॉज। और ऑक्सीमोरन क्या है? मोरन। ओके, मॉर्न मतलब छोटा सा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? छोटा। मतलब हम कहना चाहते हैं यहाँ से ऑक्सीमोरन का मतलब हो जाएगा वर्ड्स। क्या हो जाएगा? वर्ड्स। क्लियर है कहानी? कोई डाउट है तो पूछ लो। जैसे यहाँ पर मैंने लिख लिया, जैसे मैंने कहा था फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। मैंने लिखा फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। ये क्या है? ऑक्सीमोरन है या एंटीथेसिस है? ये क्या है? एक बार मुझे कोई बताएगा। इट्स लाइक अ एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन। ओके, चलो, इट्स कॉल्ड ऑक्सीमोरन। ओके, ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन कहाँ से होगा? फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर।
फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, ऑक्सीमोरन। वाह मेरे शेरों वाह, इतना बताने के बाद भी बस वही वाली बात होती है कि राम मरे या रावण। चलो खैर कोई बात नहीं, चलो अब यहाँ पर हमें समझना है। मैंने लिखा टू एरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, कि जो हमने कहा जो फॉरगिव, टू एरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन, ये अलेक्जेंडर पोप ने कहा था, ये एंटीथेसिस है। मैंने लिखा इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द बस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द एज ऑफ विजडम, इट वाज द एज ऑफ फुलिशनेस, ये चार्ल्स डिकेंस ने कहा है। इट वाज बेस्ट ऑफ टाइम सर, एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस टू एरर इज ह्यूमन, ओके, एंड एग्जांपल ऑफ लिविंग डेड स्वीट बिटर, यस लिविंग डेड स्वीट बिटर, ओके वेरी गुड। जैसे देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, टू एरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन, जो टू एरर है वो ह्यूमन है, टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो ये क्या है, अलेक्जेंडर पोप ने कहा था। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द बस्ट ऑफ टाइम, ये चार्ल्स डिकेन ने कहा था। ओके, इट वाज द एज ऑफ विजडम, इट वाज द एज ऑफ फुलिशनेस। देखो यहाँ पर दो अपोजिट चीजें आई, बेस्ट है पॉजिटिव और बस्ट है नेगेटिव, डिवाइन है पॉजिटिव और एरर है नेगेटिव। ओके याद रखना, याद रखना, ओके। तो याद रखना दो अपोजिट क्लॉजेस के बारे में, यदि दो अपोजिट सेंटेंसेस होंगे तो वो एंटीथेसिस है, यदि दो अपोजिट वर्ड्स होंगे तो वो ऑक्सीमोरन है। जैसे कि हमने यहाँ पर कहा गिव एवरी मैन द ईयर, गिव एवरी मैन योर ईयर बट फ्यू योर वॉइस, कुछ को अपने कान दे दो, कुछ को अपनी आवाज दे दो, हो गया जीवन में काम। यदि आपने कुछ लोगों को अपने कान दे पाए और कुछ लोगों को अपनी आवाज दे पाए, बस हो गया काम। विलियम शेक्सपियर ने जो बात कही है ना, वो बड़ी गजब गजब कही है। विलियम शेक्सपियर ने जो बातें कही हैं वो बड़ी गजब गजब कही हैं। ओके, यहाँ पर क्या कहा इन्होंने, गिव एवरी मैन योर ईयर, दाई का मतलब होता है योर, एंड बट फ्यू योर वॉइस। देखो यहाँ पर ईयर, कुछ को दे दो, मैन को दे दो ईयर, कुछ को दे दो वॉइस। ओके चले अगली बात पे बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। यहाँ पर हमने कहा जो स्पीच है वो तो सिल्वर है, लेकिन जो शांति है वो गोल्ड है। तो दो अपोजिट चीजों के बारे में बात कर दिया। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, जो मैन प्रपोज करता है गॉड उसे डिस्पोज कर देता है। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जिंदगी में यही होता है, जब इंसान किसी चीज को चाहता है गॉड उसे खत्म कर देता है, लो, क्योंकि जो तुम चाह रहे हो वो अच्छा नहीं है, जो मैं चाहूंगा वो अच्छा होगा, जो मैं चाहूंगा वो अच्छा होगा। यस और नो, इट्स कॉल्ड एंटीथेसिस। ओके, यहाँ पर जैसे लिखा पेशेंस इज बिटर बट इट हैज अ स्वीट फ्रूट, कहते हैं जो पेशेंस है वो बिटर है, कड़वा है, लेकिन इसके पास है स्वीट फ्रूट। मतलब देख रहे हो ये बिटर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यू आर इजी ऑन द आईज, यू आर इजी ऑन द आईज बट हार्ड ऑन द हार्ट, ओहो ओहो, तुम आंखों से जितने इजी हो लेकिन दिल से उतने हार्ड हो। तो इसका मतलब देख रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम पॉजिटिव, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम इन नेगेटिव। इट वॉज द एज ऑफ विजडम पॉजिटिव, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस नेगेटिव। इट इज easier for a father to have children than for children to have a real father। क्या गहरी लाइन कह दी, कितनी अपोजिट बात कह दी। इन्होंने क्या कहा, इट इज easier, ये बहुत आसान है, इट इज easier for a father, ये एक पिता के लिए बहुत आसान है, टू हैव चिल्ड्रन देन फॉर चिल्ड्रन, उनके बच्चों के लिए टू हैव अ रियल फादर, कि वो रियल फादर होंगे। ये सुनो, ये अलेक्जेंडर पोप ने ये बात कही, ये अलेक्जेंडर पोप ने बात की, दो अपोजिट चीजों के बारे में बात की, दो अपोजिट चीजों के बारे में इन्होंने बात की। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर लो, यदि कृपा हो जाए आप लोगों की तो सेशन को एक बार लाइक कर लो, ठीक है। चले अब एंटीथेसिस यदि क्लियर है तो एक बात याद रखना, अब हम आते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल को कल पढ़ लें सर, एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस टू एरर इज ह्यूमन, एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीमोरन लिविंग इन, हाँ वेरी गुड। तो बाकी हम कल पढ़ें, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। ये सुनो, तो यदि आप चाहते हैं कि इस क्लास की पीडीएफ आपको मिले, यदि आप चाहते हैं इफ यू विश कि इस क्लास की सर पीडीएफ आपको मिल जाए, तो करना कुछ भी नहीं है, जाके टेलीग्राम चैनल को एक बार ज्वाइन कर लो और कुछ मत करो, ठीक है। वैसे तो बड़ा मुश्किल है,
टेलीग्राम चैनल का मैं आपको क्यूआर कोड दे देता हूँ, और अब किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ बताना है तो पूछ लो, बता लो, कोई दिक्कत नहीं। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप जाइएगा। कल कैसे ज्वाइन होना है सर? कल कैसे ज्वाइन होना है मतलब मैं समझा नहीं। देखिए, कल जो रहेगा वो फिगर्स ऑफ स्पीच ही रहेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच की क्लास रहेगी, लेकिन बिहार एस्टेट वालों के लिए रहेगी। तो बिहार एस्टेट के लिए जितनी भी फिगर्स ऑफ स्पीच है हम उनको डिस्कस करेंगे, एंड परसों फिर आप लोगों की क्लासेस होगी। तो यदि आप ज्वाइन भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक सेम रहेगा, बस नेम चेंज रहेगा। लिखा होगा बिहार एस्टेट एंड एमपी टेट वर्ग एक, ओके, कॉमन है। कोई दिक्कत है क्या? कल कैसे ज्वाइन होना है? आप इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगी, और बेहतरीन तरीके से हम पढ़ते हैं, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।